हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तीसरे वीडियो लेक्चर में। ठीक है। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग ने दो वीडियो लेक्चर इस टॉपिक से रिलेटेड कर चुका है और हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, जो एनसीईआरटी कक्षा 11 की पुस्तक में पहला चैप्टर है। ठीक है। तो क्या क्या पढ़े थे उस चैप्टर में, इसका मैं पहले से आप लोगों को टॉपिक का रिवीजन करा देता हूँ, सो दैट कि जो पहली बार इसको देख रहे हों उनको समझ में आ जाए, और जो बाकी लोग हैं जो पहले से इस वीडियो को देख रहे हैं उनका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए टॉपिक वाइज। ठीक है। तो व्हाट वी स्टडीड सो फार इन दिस, पहला हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी इन प्री ब्रिटिश पीरियड में, और समझा था कि प्री ब्रिटिश काल में किस प्रकार से हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस थे और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाउन्स थे। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स की क्या स्थिति थी हमारे देश में प्री ब्रिटिश काल में। और हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सभी कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे, और कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट थे, मतलब कोई बाहरी संसर्ग नहीं था। अपने आप में ये लोग परिपूर्ण हुआ करते थे, हमारी इकोनॉमी अपने आप में एक परिपूर्ण इकोनॉमी हुआ करती थी। ठीक है। और उसके बाद फिर इसी लालच में ब्रिटिश लोग यहाँ आए, इनफैक्ट यूरोपियंस यहाँ आना शुरू किया, और उसमें फिर अंत में ब्रिटिश आता है। और किस तरह से इसने अपने साम्राज्यवाद की नीति के तहत अब हमारी इकोनॉमी को ध्वस्त किया। उसने हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे थे उसको, जो बेसिक और जो सिस्टम था उस बेसिक सिस्टम को ध्वस्त कर दिया ब्रिटिश ब्रिटिश ने। ठीक है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, मतलब जब ब्रिटिश भारत में आ गए तो उसके आर्थिक नुकसान क्या क्या झेलने पड़े, या फिर आर्थिक परिणाम क्या निकले हमारे देश में। जितने भी हमारे उद्योग थे, छोटे उद्योग बड़े उद्योग, वो सारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए। हम सिर्फ एक रॉ मटेरियल बनाने वाले इंडस्ट्री में सिमट करके रह गए। इस कहानी को हमने पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा उसमें कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट किस तरह से डिक्लाइन किया, इसके कौन कौन से कारण थे। एंड देन आफ्टर, इसके कारण जो प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन हुआ हमारे इंडियन इकोनॉमी में, वो किस प्रकार से हुआ, प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन क्या था, इसको मैंने अपने वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझा रखा है। ठीक है। इसलिए अगर इन टॉपिक्स का अगर वापस डिटेल चाहिए तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखें, जो इससे संबंधित है हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और फिर एक गुजारिश और है आप लोगों से कि वीडियोस अगर पसंद आता है तो आप लोग कृपया करके लाइक कीजिए इसको, जस्ट एज अ ग्रैटिट्यूड कि हाँ पसंद आया, एफर्ट आपका, या कुछ सीखने और जानने को समझने को मिला, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। लोगों से शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन और ये जानकारी लोगों तक पहुँचेगी, बहुत लोगों को मदद मिलेगा इससे, खास करके उन लोगों को जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा हो, या फिर जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा ये वीडियो लेक्चर, मैं ऐसा मानता हूँ। और लोगों से कहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, सो दैट कि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको मिलता रहे समय समय पर। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। कुछ और अगर आवश्यकता हो तो आप मुझसे वो बात कह सकते हो कमेंट करके, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है। चलो चलिए, तो इतनी सारी बातों के बाद अब हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो आज पढ़ना है लैंड सिस्टम ड्यूरिंग 1793 से लेकर 1850 तक। क्योंकि लैंड सिस्टम एक ऐसा चीज था जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, जो हमारे आर्थिक चीजों को बर्बाद करने में काफी ज्यादा सहयोग दिया था। किसको? तो अंग्रेजों को। और किसानों को, जो छोटे किसान थे, और किस तरह से जमींदारी व्यवस्था, फिर रॉयटवारी और महलवारी सिस्टम के तहत ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो अंग्रेजों ने अपनाया था, इस सिस्टम को उसने किस प्रकार बर्बाद किया हमारे पूरे आर्थिक व्यवस्था को, हमको गरीबी के उस जंजाल में ले गए, खास करके किसानों को उस ऐसे जगह पर ले गए जहां से उनका निकल पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है। तो इकोनॉमी को, हमारे भारतीय इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। तो समझते हैं आज इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कि आखिर क्या क्या इसके अंतर्गत प्रावधान थे, और कौन कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों ने भारत के ऊपर लगाए थे, और उसका क्या परिणाम निकला था। ठीक है। कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ही अमानवीय था ये, जो भी कदम अंग्रेजों ने उठाया था इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत। किस तरह से था उसको समझते हैं। तो इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल,
द कंपनी वॉज कीन ऑन सिक्योरिंग द लार्जेस्ट पॉसिबल रेवेन्यू। ठीक है ना, शुरुआती अपने दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट फोकस किस पे था कि लार्जेस्ट पॉसिबल रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। एंड दिस पॉलिसी वाज मार्क्ड बाय एक्सेसिव एक्सैक्शंस। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मांग, मतलब कि टैक्स के रूप में, कर के रूप में, या अन्य तरीकों से पीजेंट से, किसानों से वसूलना, यही एक इनका ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, ये इस नीति का, लैंड सिस्टम की नीति का। ठीक है ना, और इसके कारण क्या हुआ कि ये तो एक एम हो गया कि हमको जितना ज़्यादा वसूल कर सके हम किसानों से, जितना ज़्यादा हम कर ले सके, जितना ज़्यादा रेवेन्यू ले सके, वो था। लेकिन ऐसा करने के कारण क्या हुआ कि they did not realize that in this process the British were killing the goose that laid golden eggs। और उनको लगता था कि वो ऐसा करके बहुत कुछ कमा लेंगे या बहुत कुछ उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, but they forgot that they were killing those goose that laid golden eggs। ठीक है, उस सोने की अंडे देने वाली चिड़िया को वो नष्ट कर रहे थे। अंग्रेज ये बात भूल गए। उनको लगता था कि किसानों के ऊपर दबाव डाल के उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल करके वो उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बट अगर किसी दूसरे एंगल से सोचे होते इसको थोड़े से, तो शायद वो जो सोने की चिड़िया देने वाली अंडे थी, जिसके कारण हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया कहलाता था, वो लाभ अंग्रेजों को भी मिल सकता था। बट दे डिड नॉट रियलाइज दिस थिंग। ओके, so land revenue was the principal source of finance for company administration in India। और लैंड रेवेन्यू जो था वो दैट वाज द प्रिंसिपल सोर्स, है ना, फाइनेंस का एक मुख्य सोर्स था कंपनी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके प्रशासन के लिए भारत में। और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और क्या करना पड़ता था कि दे हैड टू सेटिस्फाई द कंपनी डायरेक्टर्स आल्सो हु वर सिटिंग इन इंग्लैंड, है ना। उनको डिमांड होता था कि भाई लार्जर रिटर्न्स आप दो, प्रतिदिन दो, प्रति साल दो हमको। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए भी ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी के थ्रू मैक्सिमम पैसा जो था वो इंग्लैंड जाता था। ठीक है, ताकि इंग्लैंड की डेवलपमेंट हो सके। और दूसरा था कि भारत में प्रशासन चलाने के लिए इसकी ज़रूरत हुआ करती थी। तो इन दोनों मकसदों को पूरा कर रहा था ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ओके, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए ब्रिटिश ने सबसे पहले लैंड सेटलमेंट शुरुआत किया इसका 1793 में। ठीक है, और इस लैंड सेटलमेंट के तहत परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था, जिसको जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल और बंगाल के आसपास के क्षेत्र में, जैसे उड़ीसा और बिहार के क्षेत्र में। ओके, एंड दिस रेज द स्टेटस ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर्स टू दैट ऑफ प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स। और इसके बाद रेवेन्यू जो कलेक्टर्स हुआ करते थे उनका स्टेटस अब एक प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स की तरह हो गया था। ठीक है, जमींदार जिसको बोल सकते हो आप। ठीक है, एंड इट फिक्स द रेवेन्यू इन परपेचुइटी। और ये असीमित काल के लिए इसने लैंड रेवेन्यू फिक्स किया। लैंड रेवेन्यू का ऐसा फिक्स किया कि इसका भी अंत नहीं होने वाला था। ठीक है, कुछ इस प्रकार का इसने फिक्स किया था। एंड दिस वाज कॉल्ड द जमींदारी सिस्टम, एंड जमींदार वाज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एंड इनहैंस लैंड रेवेन्यू टू द स्टेट। और इस व्यवस्था को हम जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। और जमींदार को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई वो डिपॉजिट करे जो लैंड रेवेन्यू है वो राज्य को, मतलब ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, तो ये टोटल कहानी थी आपको परमानेंट सेटलमेंट टैक्स के तहत, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत 1793 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था लैंड सेटलमेंट एक्ट के जरिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। इतिहास में हालांकि इसकी कहानी थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानने को मिलती है। और चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे सारी चीज़ों को ध्वस्त किया था। और पिछली बार जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो इंडस्ट्रीज थे, उस इंडस्ट्रीज में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने हमारे इंडस्ट्री को नष्ट करने में मदद किया था। अंग्रेज़ों को हेल्प किया था ताकि हमारा सारा इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाए, हैंडीक्राफ्ट हमारा नष्ट हो जाए। तो उसमें एक कहानी पढ़े, क्योंकि ये आर्थिक चीज़ों से जुड़ा है, ताकि हमारी आर्थिक आर्थिक जो व्यवस्था थी उसका कैसे वो डिक्लाइन होता है उसको समझना है। तो वो एक पहला चीज़ था। तो इसलिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी उसी में से एक तरीका है जिसका उपयोग करके हमारी अपनी आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना, और उसमें सबसे पहला था लैंड सेटलमेंट 1793 में, इसको परमानेंट सेटलमेंट एक्ट या जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। और उसमें क्या था ये बात मैंने आपको बता दिया। ओके ना, उसके बाद जमींदारी व्यवस्था के बाद एक दूसरा व्यवस्था आया जिसको हम बोलते हैं रॉयट वारी सेटलमेंट। ठीक है, ये कहाँ आया था?
तो दैट इवॉल्व फॉर लार्ज पार्ट्स ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है ना, बड़े बड़े जगह पर बॉम्बे, मद्रास और इसके बाद फिर नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र में एक नया सेटलमेंट एक्ट आया, नया सिस्टम आया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको हम रॉयट वाली सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस सिस्टम के तहत क्या होता था, तो इस सिस्टम के तहत अ पीजेंट होल्डिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंडलॉर्ड। एक ऐसा किसान जिसके पास जमीन है, ठीक है, उसको लैंडलॉर्ड उस जमीन का माना जाता था। एंड ही वाज मेड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट फॉर द एनुअल पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। और जमींदारी सिस्टम के विपरीत, मतलब उसके उल्टे, यहाँ पर एक किसान जिसके पास जमीन है उसको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दे दी गई, और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा लैंड रेवेन्यू देने के लिए। ऐसी व्यवस्था थी रॉयट वाली सिस्टम में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जमींदारी में और पीजेंट में। लेकिन फिर दोनों में कॉमन बातें क्या थी? What was common in both the systems? तो in both the system land rents were excessive। लैंड का जो किराया था वो जरूरत से ज्यादा था। एक तरह से कह लीजिए तो ये अमानवीय था, इस तरह से था। मतलब वहां पर ऐसी व्यवस्था थी कि घास अगर उगता था, सूखी घास भी है ना, तो उसको भी बेच करके टैक्स लाने को कहा जाता था। ऐसी सिस्टम थी यहाँ पर। So in both system land rents were excessive and both the system were instrumental in destruction of organic village। ठीक है, जो हमारा जो विलेज कम्युनिटी था, जो बेसिक विलेज कम्युनिटी था, उसको बर्बाद करने में दोनों ने काफी ज्यादा योगदान दिया। और वो विलेज कम्युनिटी जो हमारा पहले था वो किस पर आधारित था, तो हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा पर आधारित था। उस विलेज कम्युनिटी को इस दोनों सिस्टम्स ने लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स ने पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया था। ठीक है, एक स्टेटमेंट है डैनियल एंड एलिस थॉर्नर का, इसको जरा आप मार्क करेंगे। ठीक है, ये आपके काफी काम आएगा। ठीक है, कोई भी उत्तर लिखने में इस संदर्भ में, और उसको मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ कि वेयर एज द जमींदारी सिस्टम मेड लैंडलॉर्ड्स मास्टर्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी, द रॉयट वाली सिस्टम कट थ्रू द हर्ट ऑफ द विलेज कम्युनिटीज by making separate arrangement between each peasant cultivator and the state। तो आप देख सकते हैं दोनों सिस्टम के में सिमिलैरिटीज। एक तरफ जो जमींदारी सिस्टम था उसने लैंडलॉर्ड्स को मास्टर बना दिया विलेज कम्युनिटी का, दूसरी तरफ रॉयट वाली सिस्टम था दैट कट थ्रू द हर्ट ऑफ द विलेज कम्युनिटी। ठीक है ना, और इसने क्या किया था कि मेक सेपरेट अरेंजमेंट बिटवीन ईच पीजेंट कल्टिवेटर एंड द स्टेट। डायरेक्ट पीजेंट कल्टिवेटर और स्टेट के बीच में संबंध स्थापित कर दिया था, और हम समझो कि विलेज कम्युनिटी को बीचों बीच उसने तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको चाहो तो कहीं नोट भी कर सकते हो, और सो दैट कि अगर कहीं कोई बच्चा अगर रिटन में आंसर आ रहा है किसी का, जैसे सीबीएसई बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या मेंस वगैरह में अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस लाइन का उपयोग जरूर कर सकते हैं। ठीक है, now this zamindari system created a class of people whose interests were directly tied to British rule in India। और जो ये जमींदारी सिस्टम था उसने एक ऐसा वर्ग तैयार किया लोगों का, ठीक है ना, जिसका अपना जो इंटरेस्ट था वो ब्रिटिश रूल में स्थापित हो चुका था। मतलब अपने फायदे जो थे उसके, वो ब्रिटिश रूल में देखना शुरू कर चुका था। ठीक है ना, एंड दिस सिस्टम ऑल्सो क्रिएटेड अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स हु स्क्वीज्ड हायर लैंड रेट्स। ठीक है ना, और एक ऐसे वर्ग को भी पैदा करता है यह सिस्टम जो हायर लैंड रेट्स देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जरूरत से ज्यादा, जिसको अमानवीय भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेतहाशा, बिना किसी कंट्रोल के, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट क्रिएशन रहा इस दोनों व्यवस्थाओं का। एक ऐसे वर्ग का निर्माण होता है जिसका इंटरेस्ट ब्रिटिश रूल में हो गया, एक ऐसे वर्ग का निर्माण होता है जो हायर लैंड रेंट्स रहने पर पूरी तरह से उतारू हो गया। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, तो हमारे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो था वो एक किसी खास वर्ग में आकर के सीमित हो गया। जो गरीब थे और ज़्यादा गरीब होते चले गए। ठीक है, दिस क्रिएटेड अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक है, चलिए आगे क्या है। तो देयर वाज एन एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन विच रिजल्टेड इन हाई डिमांड फॉर लैंड। और जिस तरह से हमने समझा था अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कि किस प्रकार पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था, और चूंकि हैंडीक्राफ्ट्स और अदर इंडस्ट्री जो थे वो ध्वस्त हो रहे थे, उसके कारण सभी लोग खेती की ओर अपना रुख कर रहे थे, तो लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला गया। ठीक है, तो लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला गया, तो ये किस में रिजल्ट किया, कॉन्सिक्वेंट उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, तो दैट रिजल्टेड इन हाई डिमांड फॉर लैंड and it further helped zamindars to charge exorbitant rent and numerous other exactions
फ्रॉम द टेनेंट कल्टीवेटर्स, है ना। क्योंकि लैंड पे प्रेशर पड़ने लगा तो लैंड का जो रेंट था वो ज़्यादा बढ़ गया, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। और फिर इसको पूरा करने के लिए ज़मींदारों की जो मांगे थी और ज़्यादा बढ़ गई और कई रूपों में ये मांगे बढ़ती चली गई। इसका दबाव किस पे पड़ा, तो टीनेंट और कल्टीवेटर्स के ऊपर इसका दबाव पड़ता है। तो ये कहानी देख रहे हैं। एंड दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। और फिर इसके इसके कारण क्या हुआ, इस सिस्टम के कारण क्या हुआ कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है यहाँ पर। मतलब कि सारी आबादी, मैक्सिमम आबादी अब एक ही चीज पर डिपेंड होती है, वो था हमारा कृषि। वो हम समझ गए, इसलिए समझे क्योंकि वी गॉट टू नो दैट हाउ आवर इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड, राइट। So all the people who were working in those firms or industry, they all shifted to agriculture, ठीक है। और फिर वहाँ पर लैंड प्रेशर किस तरह से बढ़ता है, फिर लैंड का रेंट जमींदार के द्वारा किस तरह से चार्ज किया जाता है, और अलग अलग मांगे किस तरह से ली जाती है, इसको समझे। एंड दिस होल सिनेरियो लेड टू द इमरजेंस ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ओके। उसके बाद द रिगरस prompt and inelastic demands for of high revenue forced peasant cultivators to sell land to landlords और मनी लेंडर्स। और चूंकि जो रेवेन्यू लेने का जो सिस्टम था, या जो पैसा जमा करने, पैसा कलेक्ट करने का जो सिस्टम था, दैट वाज वेरी रिगरस, दैट वाज वेरी प्रॉम्प्ट एंड आल्सो इनइलास्टिक, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि किसानों को मजबूर किया कि भाई अपना जमीन वो लैंडलॉर्ड्स को बेच दे या मनी लेंडर्स को बेच दे, सो दैट कि वो पैसा ले सके उसके बदले में, और वो पैसा सरकार तक पहुंच सके या जमींदारों तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये मजबूरी में बहुत सारे किसान जिनके पास अपनी जमीन थी उनको किसानों को बेचना पड़ गया, ठीक है, अपने लैंडलॉर्ड्स को या फिर मनी लेंडर्स को। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट द सिचुएशन ऑफ लैंड सिस्टम क्रिएटेड है ना, वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इससे हमारी इकोनॉमी किस तरह से ध्वस्त हो रही है, इस कहानी को भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा। क्योंकि विलेज ही हमारा आधार था पूरा का पूरा, ठीक है। विलेज कम्युनिटी ही हमारा आधार था। लार्जर टाउन्स उसमें कम हुआ करते थे। मैक्सिमम जो बिजनेस था या उसका जो व्यापार का जो आधार था, जो बिजनेस होते थे, वो गांव क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा होते थे। टाउन्स के साथ उसकी संपर्क जो थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी। एंड दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर अर्लियर लेक्चर्स। और वो जो आधार था वो किस प्रकार ध्वस्त हो रहा है इस लैंड सिस्टम के तहत, ये कहानी आप लोग समझ पा रहे होंगे। और ये जो लैंड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है ना, दैट हेल्प द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स इन रूरल इंडिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू नोट। इसको नोट कर लीजिएगा इस लाइन को। ये जो लैंड सिस्टम, इनफैक्ट जो जमींदारी सिस्टम था सबसे पहले जो आया था, ठीक है ना, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। जमींदारी सिस्टम के बारे में, रॉयटवारी और मालवारी सिस्टम के बारे में, इसके बारे में छोटा सा डिटेल मैं दूंगा आप लोगों को आने वाले स्लाइड्स में। लेकिन यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और फलतः क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली, मतलब कि एट लास्ट फाइनली क्या हुआ, इट वॉज अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पीजेंट्री। और इस तरह से ये जो सिस्टम था, दैट वाज अ दैट मीन टू बी अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पीजेंट्री, ठीक है। किसानी और जो खेती थी, वो कृषि थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। ये भी एक चीज जो बचा था हमारे पास, ये भी नहीं उतना सफल हो पाया हमारे देश में उस वक्त के दौरान। इस पे जो हमारी पूरी इकोनॉमी टिकी थी वो भी बर्बाद हो गई, ठीक है। किसान तो खैर बर्बाद हो ही गए थे, ओके। तो दिस वाज द होल स्टोरी कि लैंड सिस्टम के थ्रू किस तरह से इकोनॉमिक डिप्लीशन होता है, इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है हमारा ब्रिटिश काल के दौरान। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर यू टू नोट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ कहानियां ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ये एक कहानी और था। अब चलो पढ़ लेते हैं जमींदारी सिस्टम के बारे में, कुछ डिटेल्स थोड़ा सा जान लेते हैं कि जमींदारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब, तो 1793 में। किसके द्वारा, किसके थ्रू, तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो आपको याद रखना चाहिए। जमींदारी सिस्टम, कॉर्नवालिस, 1793 परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। और ये कहाँ हुआ था, तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। और इसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हो गए जो आपको जरूर नोट करना चाहिए। खास करके ये नोट कर लो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि जमींदारी सिस्टम किन किन राज्यों में इंट्रोड्यूस किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, इस तरह से हो सकता है, या शामिल है।
तो अगर राज्य याद रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उत्तर देने में आसानी होगी। ओके, और इसमें क्या हुआ था इसके तहत कि जमींदार वे रिकॉग्नाइज एज ओनर्स ऑफ द लैंड, पढ़ चुके हैं इस बात को। जमींदार वे गिवन राइट्स टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, ओके, इस बात को भी समझ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ समझना चाहिए आपको ये है कि द रियलाइज अमाउंट वुड बी डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स, जो अमाउंट मिलता था फाइनली उसको 11 पार्ट में बांटा जाता था, जिसमें कि 1/11 ऑफ द शेयर बिलोंग्स टू द जमींदार, 1/11, और बाकी जो बच गया 10/11 ऑफ द शेयर दैट बिलोंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कंप्लीट था आपको जमींदारी सिस्टम के बारे में एक थोड़ा छोटा सा सारांश पूरे सिस्टम को समझाने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ गए आप लोगों के लिए। कॉर्नवालिस 1793 परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, बंगाल बिहार उड़ीसा वाराणसी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और ये एक लाइन जरूर कि रिकॉग्नाइज द ओनर्स ऑफ लैंड, और फिर 11 पार्ट्स में था टोटल, 10/11 बिलोंग टू जमींदार एंड 10/11 ऑफ द शेयर बिलोंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। दीज आर द ऑब्जेक्टिव थिंग्स दैट यू मस्ट नो अबाउट जमींदारी सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट, रॉयट वाली सिस्टम। रॉयड वाली सिस्टम किसके द्वारा? तो थॉमस मुनरो के द्वारा। कब? तो 1820 में। और ये कहाँ, किस राज्य में, किस जगह पर? तो मद्रास, बॉम्बे एंड पार्ट्स ऑफ असम, मैंने पढ़ाया है शुरुआत में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ठीक है ना, एंड कूर्ग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बताया था आपको, वेस्टर्न पार्ट्स में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में। नाउ उसके बाद फिर क्या है कि द ओनरशिप राइट्स वेर हैंडेड ओवर टू द पीजेंट्स। अब इसमें कैसे शिफ्ट किए थे समझ रहे हैं ना, पीजेंट्स को आ गया था ओनरशिप राइट, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स, ठीक है, इस बात को हम लोग ऑलरेडी पहले भी समझ चुके हैं। रेवेन्यू रेट्स कितने थे? तो 50% थे। कहाँ? जहाँ पर लैंड ड्राई हुआ करते थे, ठीक है, देखो जो ड्राई लैंड था उस पर भी 50% रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और फिर 60% जहाँ इरिगेटेड लैंड है। तो ये एक टोटल कहानी थी, थी ऑब्जेक्टिव थे ये इसके रॉयड वाली सिस्टम के, जो आपको आने वाले परीक्षाओं में काम आएगा। तो याद रखना थॉमस मुनरो का नाम, रॉयड वाली सिस्टम 1820, रॉयड वाली सिस्टम। और फिर राज्य कौन कौन से, जगह कौन कौन से? तो मद्रास, बॉम्बे, पार्ट ऑफ असम, कुर्ग प्रोविंस, ठीक है। और पीजेंट को शिफ्ट कर गया इसमें, उसमें जमींदार पे था, इस पर पीजेंट्स पे आ गया, और इसमें ब्रिटिश अब डायरेक्टली कलेक्ट करने लगा टैक्स पीजेंट से। ओके ना, चलिए अब आगे है, अंतिम है हमारा महाल वाले सिस्टम। ये कब आया? तो 1833 में आया। कब? तो विलियम बेंटिक के समय में, याद रखिएगा। एक आया कॉर्नवालिस के समय में, दूसरा आपको आता है थॉमस मुनरो के समय में, और तीसरा आया विलियम बेंटिक के समय में। ओके, और ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? तो सेंट्रल प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, आगरा, पंजाब, और गंगाटिक वैली, गंगा की जो वैली थी उस क्षेत्र में, जो ब्रिटिश इंडिया के तहत आते थे। तो ये सारे राज्य और एरियाज याद रखना बहुत जरूरी है, इससे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद इट हैड मेनी प्रोविजंस ऑफ बोथ जमींदारी सिस्टम एंड रॉयड वाली सिस्टम। जमींदारी सिस्टम और रॉयड वाली सिस्टम के बहुत सारे प्रोविजंस इसमें लिए गए थे, और खास करके इस इन दिस सिस्टम द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू महल्स, ठीक है, या महाल बोल सकते हो इसको। और एक महल में क्या होता था कि एक या एक से ज्यादा गांव शामिल होते थे। ओनरशिप राइट्स किसको था? तो पीजेंट्स को ही ओनरशिप राइट्स दिए गए थे, और जो विलेज कमेटी बनाया गया था इसके तहत, तो उस विलेज कमेटी को ये जिम्मेदारी थी कि वो पूरे टैक्स का कलेक्शन करे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई आपको मारवाड़ी सिस्टम के बारे में। कुछ ऑब्जेक्टिव जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कभी कभी स्टेटमेंट्स में भी क्वेश्चन पूछा भी, तो द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मारवाड़ी सिस्टम और रॉयड वाली सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स याद रखना जरूरी है, जैसे कि ओनरशिप राइट्स किसके पास थे, क्या व्यवस्था थी टैक्स कलेक्ट करने की। तो इसके संदर्भ में जो लाइन मुझे बताने थे वो मैंने बता चुका है आप लोगों को तीनों में, ठीक है। कि जमींदार में इसमें था, नेक्स्ट में फिर जो 11 पार्ट्स की कहानी है वो जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है, 50% की जो कहानी है, 60% की जो कहानी है वो आपको रॉयड वाली सिस्टम से रिलेटेड है। इसके अलावा विलेज कमिटीज जो है वो संबंधित है आपको महाल वाली सिस्टम से। तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, which of the following is correct about Mahabali system or Rohit system or land revenue system during the period of British India, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी, और इसको बताने का मकसद यही था ताकि मैं जो डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें से एक फैक्टर आपका आज भी समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, जो फिर आगे की कहानी समझाएगा, और हम लोगों को पहुंचना है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे, फाइनली पहुंचना है 1947 पर, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, है ना, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।
कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। ठीक है, आप ही लोग के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, तो बस कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।